रेडी हो नेक्स्ट क्लास के लिए? चलो, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स जो थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटिश की, उन्होंने क्या किया था, वो क्या थी एक्चुअली में, कुछ बिजनेसमैन का ग्रुप था जो आया था बिजनेस करने के लिए। उन्होंने फ्रेंच गवर्नमेंट की जो कंपनी थी उसको इंडिया से वॉश आउट कर दिया था वेंडी वॉश वाले बैटल में, जो 1760 में 1760 में लड़ा गया था। और ट्रीटी ऑफ पेरिस जो साइन की गई थी उसमें उनको फ्रेंच कंपनीज को उनका पौंडीचेरी और छोटी मोटी जगह वापस कर दी थी, लेकिन उनको बोल दिया था कि तुम अब कुछ आर्मी नहीं बनाओगे। मतलब बेसिकली फ्रेंच कंपनी का सपना खत्म कर दिया था एम्पायर बनाने का और अपना सपना बढ़ा लिया था। अच्छा, एक चीज और हुई थी इस बीच में, वो थी 1757 का बैटल ऑफ प्लासी। अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे फर्स्ट क्लास में तो हमें एक चीज समझ में आ चुकी है अब तक, अगर आप रिकैप करते हो चीजों को, कि फ्रेंच तो जा चुकी है सेकंड क्लास में जो कार्नेटिक वॉर हुई थी, और फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कुछ फैक्ट्रीज ब्रिटिशर्स बना चुके थे। कहां बना चुके थे? सूरत में बना चुके थे, मद्रास, बॉम्बे, कोलकाता, मतलब कलकत्ता में बना चुके थे। अच्छा, बच्चे कहते हैं कि सर आपने फर्स्ट क्लास में बताया था कि 1611 में मसलीपट्टनम में भी ब्रिटिशर्स ने अपनी फैक्ट्री बना ली थी, फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि सूरत में ब्रिटिशर्स की पहली फैक्ट्री थी? ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है, मैं आपको समझाता हूं। 1611 में मसलीपट्टनम में फैक्ट्री बनाई गई थी, ठीक, क्यों? ये सुनो बात। 1608 में ब्रिटिशर्स ने कोशिश करी थी कि वो फैक्ट्री बना ले इंडिया में, सूरत में ट्राई करी थी, और जहांगीर के पास आए थे, बात की थी। बट उस समय जहांगीर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड था, बहुत ज्यादा खुश रहता था पोर्टुगीज से, पोर्टुगल लोगों से। तो जहांगीर ने जो ब्रिटिशर यहां पे आया था उसको भगा दिया था, उसको परमिशन दी नहीं थी 1608 में। लेकिन ब्रिटिशर्स को तो फैक्ट्री लगानी थी, बिजनेस करना था इंडिया में, तो वो सदर्न इंडिया में चले गए थे। और वहां पे एक जगह है गोलकुंडा, वहां पे गोलकुंडा में मुगल का कोई कंट्रोल नहीं है उस एरिया में, तो गोलकुंडा का अपना एक लोकल रूलर है, आंध्र प्रदेश वाला रीजन बता रहा हूं मैं। तो ब्रिटिशर्स ने उस लोकल रूलर के साथ सेटिंग करके वहां पे अपनी 1611 में ही एक फैक्ट्री लगा ली थी। उसके बाद सूरत में जो फैक्ट्री लगी वो क्यों लगी? जब उन्होंने 1611 में मसलीपट्टनम में फैक्ट्री लगा ली, उसके बाद उनका पोर्टुगल के साथ कुछ लड़ाई वड़ाई हुई, जो नेवल अपनी आर्मी भेज के, जो आर्मी भेजी उन्होंने पोर्टुगल्स के अगेंस्ट, और पोर्टुगल को हरा दिया। किसने? ब्रिटिशर्स ने। जहांगीर ने वो चीज देखी कि यार पोर्टुगल को हरा दिया, ये तो बहुत ताकतवर लोग हैं, और वो खुश हो गया। जब वो खुश हो गया तो खुश होकर उसने फरमान जारी किया कि भाई ठीक है, आप सूरत में फैक्ट्री लगाओ। ये सिस्टम है। अगर आप इन ओवरऑल देखोगे ना, तो मुगल के एम्परर, क्योंकि वो कंट्री को कंट्रोल करता था, उसकी परमिशन से सूरत में ही लगी थी पहली फैक्ट्री। बट अगर इन जनरल देखोगे तो मसलीपट्टनम में 1611 में ब्रिटिश ने अपनी पहली फैक्ट्री लगा ली थी। समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? कंफ्यूजन हो सकता है। तो कुछ फैक्ट्रीज लग चुकी थी ब्रिटिशर्स की, ये समझ में आ गया है। अब सिस्टम कुछ ऐसा बना, ये फैक्ट्री बना चुके हैं, और अब इनके सामने कोई और फ्रेंच कंपनी लड़ाई दंगे करने के लिए है नहीं। मुगल एम्परर फारूक शियार, पहली क्लास में मैंने आपको बताया था, इसको एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी जो डॉक्टर साहब, एक ब्रिटिशर आए थे हैमिल्टन, उन्होंने ठीक कर दी थी। जब इसकी बीमारी ठीक कर दी थी तो इसने ब्रिटिशर्स को एक फरमान दे दिया, दस्तक मतलब ड्यूटी फ्री टैक्स। जहां जहां मुगल का कंट्रोल है वहां बिना टैक्स दिए आप काम करो, कोई टैक्स नहीं लगेगा आप पे, ड्यूटी फ्री। क्योंकि इसकी जान बचा ली थी तो ये खुश होके पागलपन कर गया और ब्रिटिशर्स को दस्तक दे गया, ड्यूटी फ्री ट्रेड देके चला गया। उसके बाद बीमार हुआ और निकल लिया। अब बंगाल के अंदर इंडिपेंडेंट नवाब्स का सिस्टम बनने लगा। इंडिपेंडेंट नवाब, जब मुगल का जो रूल था वो ब्रेक होने लग गया था धीरे धीरे, तो कुछ इंडिपेंडेंट रीजन से आए गए कि नवाब अपने आप बनने लग गए। जो बनने क्या लग गए, मतलब जादूसरी बनने लग गए, मतलब उस एरिया के लोग एक एरिया को कंट्रोल करने लग गए और वहां का अपने आप को नवाब बोलने लग गए, हेड बोलने लग गए। वैसे ही अली वर्दी खां नवाब था बंगाल का। किस पीरियड में? 1740 से 1756 के पीरियड में अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बना बैठा था। अली वर्दी खान का पोता, उसका नाम था सिराजुद्दौला। अली वर्दी खां का पोता था, और सिराजुद्दौला, जब अली वर्दी खां मर गया, एज हो गई उसकी और वो चला गया 80 साल की उम्र में, तो उसका जो पोता था वो सिर्फ 23 साल का था। ही वॉज जस्ट 23 years old
कब? जब अली वर्दी खां की डेथ हो गई। शुजाउद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया गया व्हेन ही वाज जस्ट 23 इयर्स ओल्ड इन द ईयर ऑफ 1756। 1756 में अप्रैल में इसको नवाब डिक्लेयर कर दिया गया। अब ब्रिटिशर्स जो थे वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर रहे थे क्योंकि उनको फरमान था, दस्तक मिले हुए थे, तो वो बंगाल में भी सेम चीजें कर रहे थे और बंगाल में अपने किले भी बना रहे थे। 1756 की बात हो रही है, किले वगैरह भी बनाने लगे थे। ये जो आपका सिराजुद्दौला था, इसको ये चीजें अच्छी नहीं लगी, ये चिढ़ गया। इसने ब्रिटिशर्स से कहा ऐसा है, मुगल वगल का दस्तक हम नहीं मानते, तुम टैक्स दो चुपचाप, और ये जो तुम किले बना के बैठे हो ना, ये किले करो बंद, वरना मैं कर दूंगा इनको बंद। ब्रिटिशर्स ने लगा बच्चा है, छोटा बोल रहा है, बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ब्रिटिशर्स ने कर दी इसकी बात इग्नोर कि बेटा तुम छोटे हो, अभी थोड़े बड़े हो जाओ फिर हमसे बात करना, कि अभी छोटे बच्चों की बात नहीं सुनते हम यार, बड़े बड़ों को डील करके बैठे, तुम कहां छोटे से आ रहे हो फटकते हुए। तो ब्रिटिशर्स ने इसको इग्नोर कर दिया। 23 साल का जवान लड़का, सनकी गरम दिमाग, नया नया राजा बना, पावर इसके हाथ में बौरा गया। सिराजुद्दौला, देख रहे हो ये फोटो, मूछे, 23 साल का, मूछे देख रही हो, गजब गजब की भाई साहब, ये मूछे। सिराजुद्दौला ने जब दस्तक और फोर्टिफिकेशन के लिए ब्रिटिशर्स को बोला और ब्रिटिशर्स ने उसको कर दिया इग्नोर, तो वो सनक गया और उसने कैलकाटा में जो ब्रिटिश की स्टेशन थे उनको अटैक करके कर लिया कैप्चर, अटैक कर दिया अपनी आर्मी के साथ। गजब आर्मी, 3000 लोगों लेके पहुंच गया, अटैक कर दिया पूरा पूरा स्टेशन, छोटी मोटी जगह जो उसने बना रखी थी ब्रिटिशर्स ने अपने सेंटर, उनको कैप्चर करके अपने पास ले आया। फोर्ट विलियम, ब्रिटिशर्स ने अपना एक फोर्ट किला बना रखा था फैक्ट्री वट्टी लगा के, वो फोर्ट विलियम पूरा कब्जा लिया और वहां पे जो ब्रिटिश की आर्मी थी, जो उसको हराया इसने, उसके जो प्रिजनर्स थे, मतलब ब्रिटिश की आर्मी जो हार गई अब उसके प्रिजनर हो गए सिराजुद्दौला के, उनको उठा के फोर्ट विलियम के एक छोटे से रूम में बंद कर दिया। कहा जाता है जिस रूम में बंद किया था उस रूम को बोला जाता है ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा। क्यों बोला जाता है उसको ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा? ब्रिटिश को हरा दिया था इसने। उस रूम में 5-6 लोग आ सकते थे, लेकिन कहा जाता है, ऐसा लिखा जाता है, ऑब्वियसली बात है, बड़ा चढ़ा के लिखा होगा थोड़ा, ऐसा कहा जाता है कि वो 5-6 लोग उस रूम में आ सकते थे, लेकिन सिराजुद्दौला ने 100 लोग ठूस दिए एक रूम में, जहां 5 आ सकते थे। आप सोच लो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं, लेकिन उसने 100 लोग दबा दबा के मार मार के ठूस दिए। ये हाल किया, गुस्सा आया यार बहुत बुरी तरीके से, मेरी बात नहीं मानी, मैं यहाँ का नवाब हूं, तुम होगे बाहर के कहीं के नवाब, बट यहाँ का तो मैं नवाब हूं। अब आप मुझे बताओ, ब्रिटिशर्स को जब भी टेंशन मिलती है तो कौन आता है? जब भी आएगी टेंशन तो आएंगे अंकल क्लाइव। पिछली क्लास याद करो, जब भी ब्रिटिशर्स को टेंशन दी थी फ्रेंच ने तो आए थे अंकल क्लाइव। अभी ब्रिटिशर्स को फ्रेंच के बाद लोकल इंडियन रूलर टेंशन दे रहा है तो आएंगे क्लाइव। क्लाइव इस समय साउथ में बैठे हुए हैं, इधर देखो 1756 की बात हो रही है। सिराजुद्दौला 23 साल का है, अटैक करके ब्रिटिशर्स को टेंशन दे रहा है, कैलकाटा के उनके स्टेशन कब्जा लिए है, फोर्ट विलियम कब्जा लिया है और उनकी आर्मी वालों को प्रिजनर बना लिया है। क्लाइव को बुलाया गया, आ जाओ मद्रास से। क्लाइव को वापस बुलाया गया थोड़े दिनों के लिए, आ जाओ। क्लाइव पहुंचा यहां पे। जब क्लाइव आया तो क्लाइव ने कहा ये बच्चा बहुत उछल रहा है, इस बच्चे को बिठाना पड़ेगा। क्लाइव अपनी आर्मी लेके पहुंचा और सिराज उधर से आर्मी लेके पहुंचा, दोनों आर्मी लेके पहुंचे और भिड़े, दोनों आर्मी लेके पहुंचे और भिड़े प्लासी, एक जगह है प्लासी, वहां पे जाके भिड़े। अगर आप दोनों की आर्मी कंपेयर करोगे तो आप बिलीव नहीं करोगे जो लिखा गया है, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि लिखा हुआ है तो बुक को तो मानना ही पड़ता है। कहा जाता है कि, और बड़ा चला के लिखा होगा वैसी बात है, बट फिर भी कहा जाता है कि क्लाइव के पास 3000 आदमी या आर्मी वाले थे क्लाइव के पास, लेकिन सिराजुद्दौला के पास गजब की आर्मी थी भाई साहब। 50,000 इन्फेंट्री थी। इन्फेंट्री मतलब होता है चलने वाले आर्मी, और 28,000, 28,000, 50,000 इन्फेंट्री एंड 28,000 कैवलरी। कैवलरी मतलब हाथी घोड़े में बैठे हुए, माउंटेड ऊपर बैठे हुए आर्मी वाले। मतलब इसके पास 78,000 लोग और उसके पास 3,000 लोग बस। ये कंपैरिजन ही नहीं कर सकते आप, यू कैन नॉट इवन कंपेयर दीज टू पार्टीज। ये लोग जाके मिले 23 जून 1757, 1757, 23 जून प्लासी में, ऑन द बैंक ऑफ रिवर भागीरथी। रिवर भागीरथी के बैंक पे ये प्लासी जगह है।
23 जून 1757 पे ये आपस में भिड़ गए। सिराज की आर्मी एकदम ताकतवर, देखो हाथी वाथी सब है इनके पास, फिर भी हारेंगे। सिराज की आर्मी की अगर आप बात करोगे तो इसमें दो अलग अलग ग्रुप बने। ऐसे मानो, समझना, मेरा माइंड मैप बनाया हुआ है मैंने, जैसे माइंड मैपिंग समझाता हूं मैं आपको। सिराज की आर्मी में एक ग्रुप था मीर जाफर और रायदुल्लब का, एक पार्टी ऐसे बन गई। सिराज की आर्मी में एक पार्टी थी मोहनलाल और मीर मदन। मोहनलाल और मीर मदन दोनों जनरल थे, लीड कर रहे थे फोर्सेस को। मोहनलाल और मीर मदन दोनों लड़ने पहुंचे अपनी अपनी अलग अलग जगह से फोर्सेस, और जाबाज तरीके से लड़े, भयंकर तरीके से ब्रिटिशर्स के दिमाग में टेंशन दे दी। ऑन द अदर हैंड मीर जाफर और रायदुल्लब वर नॉट इंटरेस्टेड, हमें लड़ाई नहीं करनी। मीर जाफर ब्रिटिशर से मिला हुआ था, वो चाहता था सिराज बच्चा है, हट जाए और मैं बैठ जाऊं इसके तख्त में, मैं बन जाऊं बंगाल का नवाब, इसलिए वो लड़ने ही नहीं गया। सिराज बच्चा था, बच्चों को कोई भी बरगला सकता है। यहां पे भयंकर तरीके से लड़ाई हो रही थी, मोहनलाल और मीर मदन दोनों लड़ते चले जा रहे थे। मीर मदन की हो गई डेथ बैटल फील्ड पे, उसके बाद भी मोहनलाल जान लगा के लड़ता चला जा रहा था और ब्रिटिश के लोगों को मार रहा था। सिराज उद दौला का दिमाग खराब करने, मैनिपुलेट करने पहुंचा मीर जाफर, जो वैसे ही लड़ नहीं रहा था। मीर जाफर सिराज को बोलता है, बेटा लड़ाई वापस कर लो, कुछ नहीं होने वाला इन चीजों से, दिमाग खराब कर देता है इसका, कि है कुछ नहीं होगा, नुकसान अपना ही होगा, ये और वो 23 साल का था, ये अपना अंकल था उसको मैनिपुलेट कर दिया। सिराज ने ऑर्डर भेजा मोहनलाल को, वापस आ जाओ लड़ाई छोड़ के। मोहनलाल ने ऑर्डर लेने से मना कर दिया, बोला गलत ऑर्डर है, मैं नहीं मानूंगा, ऐसे ऑर्डर नहीं होते। सिराज चिढ़ गया, सिराज को मीर जाफर ने और भड़काया, मान नहीं रहा तुम्हारा ऑर्डर, यार तुम वो नवाब हो। अब वही था ना, जब उम्र कम होती है और पावर ज्यादा मिल जाए, दिमाग कम और पावर ज्यादा, तो इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए मैच्योरिटी के साथ चीजें डील करनी चाहिए। सिराजुद्दौला ने मीर जाफर की बात मान ली और मोहनलाल को बार बार रिपीटेडली ऑर्डर देता गया, छोड़ के बैटलफील्ड वापस आ, चलो वापस आ। मोहनलाल चिढ़ गया, बोला अरे यार जाओ यार, वापस आ गया छोड़ छाड़ के। वो जब लीडर ही सामने से वापस चला गया तो बाकी की आर्मी का तो खेल खत्म है, चाहे 70,000 ले लो चाहे 80,000 ले लो, कोई आर्मी कहीं नहीं टिकने वाली। और जब मोहनलाल वापस गया तो उस आर्मी की बैंड बज गई, तख्त पलट गया और ब्रिटिशर्स स्ट्रांग हो गए। वहां 3,000 थोड़े से लोग 80,000 पे भारी पड़ गए। ब्रिटिशर्स ने भगा भगा के मारा। मीर जाफर खुश हो गया, सिराज टेंशन में आ गया, और सिराज को जब तक अपनी गलती का रियलाइजेशन होता तब तक ब्रिटिशर्स उसके पास भी पहुंच गए और सिराज को भागना पड़ा। वो भाग गया, सिराज भाग गया, कहीं जाके छुप गया, ब्रिटिशर्स ने ढूंढ के उसके बाद उसे भी मार दिया, फिनिश कर दिया। 23 साल में क्या दिमाग लगाना चाहिए ना। सिराज को 23 साल की उम्र में लड़ते लड़ते मारा गया, बैटल फील्ड में मर गया। बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 डेट को दिमाग में फीड कर लेना। मार दिया गया तो नवाब का तख्त खाली हो गया। मीर जाफर पहले से चमचा था ब्रिटिशर्स का, उसको नवाब बना दिया गया। मीर जाफर बैठ गया नवाब बन के कुर्सी पे, एकदम खुश होकर बैठ गया, बोला मैं हूं आज से नवाब। और बैटल ऑफ प्लासी ने 1757 में ब्रिटिश के लिए बंगाल में एक बहुत बड़ा रास्ता ओपन कर दिया। बंगाल एक रिसोर्स का बहुत बड़ा सेंटर था, यहाँ आर्मी, सोल्जर्स, पैसे, टैक्स भी ले रहे थे। अब ये एकदम गजब तरीके से इनके पास सब कुछ था, खुश हो रखे थे एकदम। अब तो हम ट्रेड भी करेंगे, पैसे भी कमाएंगे और टैक्स देंगे भी नहीं और वसूल और लेंगे इधर से उधर से। इसका मतलब अब यहाँ पे सिस्टम ऐसा बन चुका था कि ब्रिटिशर्स जो थे वह बंगाल में कंट्रोल बना चुके थे। और बैटल ऑफ प्लासी के बाद इन्होंने एक काम और किया था। उस टाइम पे फ्रेंच का एक सेटलमेंट था चंदनगोर में, मैंने आपको बताया था, वो भी कब्जा लिया था। अब 1757 यहां पे जो इफेक्ट आया उसका थर्ड कार्नाटिक वार में फ्रेंच को नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि उनका एक सेटलमेंट बंगाल से वैसे ही जा चुका था और वहां से वो सोर्स और सप्लाई भेज के उनको कंटिन्यूसली नुकसान पहुंचा रहे थे। सेकंड क्लास में मैंने आपको कार्नाटिक वार में सारा कॉन्सेप्ट और कहानियां सुनाई है, समझ में आ गया होगा। अब बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिशर जीत चुके हैं, एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, और वो कदम बढ़ाने के बाद अब नेक्स्ट कदम की बारी आती है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर का डेट है 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया था ब्रिटिश आर्मी, बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया था ब्रिटिश आर्मी और उसको लीड कर रहा था हेक्टर मुनरो लीड कर रहा था ब्रिटिश आर्मी को वर्सेस ग्रुप कंबाइंड आर्मी किस की, मीर कासिम, बताता हूं कौन था।
मुगल एम्पर शाह आलम 2 बताता हूं कौन था, शुजाउद्दौला नवाब अवध बताता हूं कौन था। ये तीनों मिलकर ब्रिटिश से लड़े थे और बहुत बुरी तरह पिटे थे, हार गए थे बैटल ऑफ बक्सर में भी। कंबाइंड आर्मी कैसे बनी उसकी कहानी देखते हैं, समझते हैं। मीर जाफर तख्त पे बैठ चुका था 1757 में, समझना, माइंड मैप सामने है आपके। मीर जाफर बन चुका था पपेट, कठपुतली। ब्रिटिशर्स उसको अपनी तरह से नचाना चाहते थे, जैसा बोलते थे वो करता था, लिमिट एक्सीड कर दी, चिढ़ने लग गया वो। किसी को भी कितना कंट्रोल कर लोगे, चिढ़ने लग जाएगा एक टाइम पे। कहते थे यार तू मेरा ही आदमी है ना, ज्यादा मतलब चल ये कर, चल झाड़ू लगा, चल पोछा लगा, ऐसे बोलने लगे। चिढ़ गया वो, चिढ़ गया और खिसिया गया। उसको लगा यार बदतमीजी दे रहे मेरे साथ, इनको भगाना पड़ेगा। उसने सोचा कि किसी पावरफुल चीज को ढूंढते हैं, तो उधर डच को देखा इसने कि यार डच ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ी पावरफुल सी लग रही है, ये खत्म कर सकती है। तो वो डच से कांटेक्ट करने लग गया, डच उसको सपोर्ट करने लग गया। ब्रिटिश को पता लग गया, ब्रिटिश ने डच पर अटैक कर दिया, खत्म कर दिया डच को खत्म कर दिया। और मीर जाफर का ये चोरी पकड़ ली कि भाई साहब तू पहले सिराजुद्दौला को चीट किया, अब हमें चीट कर रहा है, तेरे को हटाते हैं उससे। उसको हटा दिया और उसका सन इन लॉ, उसका दामाद मीर कासिम, मीर जाफर का मीर कासिम उठा के बैठा दिया। मीर कासिम को बना दिया गया नवाब। कहां का? बंगाल का। मीर कासिम नया लड़का, मीर कासिम नया लड़का बन गया नवाब। बहुत खुश, देख रहे हो ड्रेस, देख रहे हो इसकी। मीर कासिम बन गया नया नवाब, हो गया बहुत खुश इतना हो गया ब्रिटिश को गिफ्ट पे गिफ्ट दिया जा रहा है। खजाने होते हैं किसी भी किंगडम के, किसी कोई नवाब होते हैं उनका अपना ट्रेजरी होती है, उससे उठा के पैसा दिया जा रहा है। लो बांट दिया, ये तुम गिफ्ट लो भाई, मुन्नो अंकल आप भी ले लो गिफ्ट, सबको गिफ्ट बांट दिए। इधर उधर बहुत ही एक्स्ट्रा खुश, ज्वेलरी खरीद लाए, देखो सर पे इतना बड़ा कपड़ा लगा घूम रहा है, मिस्टर इंडिया बन के, मिस इंडिया बन के, मतलब लग भी रहा है। बांट लग गया गिफ्ट, सारे पैसे उड़ा दिए, पैसे हो गए खत्म। अब ब्रिटिश जब इससे कुछ बोलते थे चिढ़ने लग गया, क्योंकि अब तो इसके बाद पैसे नहीं, जब पैसे नहीं तो पैसे कहां से आएंगे। तो इसने ब्रिटिशर से कहा आप टैक्स दो। अब ब्रिटिशर चिढ़ गए, यार ये क्या बदतमीजी है, तो हमने बैठाया तुमको, पहले तो गिफ्ट बांट रहे थे, अब कह रहे हो टैक्स दो। तो इसने कहा भाई साहब पैसे ही नहीं है, टैक्स दोगे तो पैसे आएंगे ना, तुम ही बिजनेस करते हो, किसी करने देते नहीं, यहाँ पे तुम तो फ्री में कर रहे हो, बाकी लोग तो टैक्स देके बिजनेस करते, तुम्हारा ही बिजनेस चलता है, तुम टैक्स देते नहीं, तो हमारे पास तो कुछ आ नहीं रहा, तो हमारा ट्रेजरी भी खाली हो गया, हम क्या करें। तो मीर कासिम अब चिढ़ने लग गया, पैसे ही नहीं उसके पास, खर्चा कर चुका। कॉन्सेप्ट समझना, याद रहेगी कहानी। अब जब ब्रिटिशर्स उसको कुछ करने के लिए बोलने लगे तो वो इरिटेट होने लग गया। उसने कहा यार मेरे से नहीं होगा, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, मुझे पैसे दोगे तभी होगा, मैं टैक्स लूंगा। ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया एज यूजुअल, हमेशा के जैसे। मीर कासिम चिढ़ गया, मीर कासिम ने कहा ऐसा, अच्छा तुम टैक्स नहीं देते ना, अब टैक्स का सिस्टम ही हटाता हूं मैं। उसने बोल दिया ऐसा कोई टैक्स नहीं देगा, जब कोई टैक्स नहीं देगा तो सारे बिजनेसमैन बराबर, तो सब बिजनेस करेंगे। तो अब ब्रिटिशर्स को लगा बदतमीजी दे रहा है आदमी, उसने सबके लिए टैक्स हटा दिया जितने भी लोग थे बंगाल में। उसने यही नहीं किया, इतना चिढ़ गया उसने अपना कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगन सिर्फ शिफ्ट कर दिया। मुंगन मतलब बिहार, शिफ्ट किया, और शिफ्ट करके यहां पे कंट्रोल था ना ब्रिटिश का, डायरेक्ट दूर शिफ्ट कर लिया, और शिफ्ट करके अपनी आर्मी तैयार कर ली। मतलब मीर कासिम बहुत ही गजब हो गया। तो नए लोग होते हैं ना जल्दी जोश में आ जाते हैं, देखते नहीं सामने वाला कौन है, दिमाग लगा के हराना चाहिए उसको। इसने अपनी आर्मी तैयार कर ली, ब्रिटिशर्स ने देखा ज्यादा बदतमीजी हो गई है, अब बहुत ही गुस्सा आ रहा है। इसने कहा ऐसी की तैसी तुम्हारी, इसने अटैक कर दिया, इसने पटना में ब्रिटिश के ऑफिस में अटैक कर दिया 1764 में, मार मुड़ दिया वहां बहुत सारे यूरोपियंस को। अब ब्रिटिशर्स को आ गया गुस्सा, ब्रिटिश ने कहा ऐसा बेटा बहुत उछल हो तुम, हम आ रहे हैं। ब्रिटिशर्स ने उल्टा अटैक किया इसके ऊपर और इसको भगाया, भागे मारा। ब्रिटिशर्स ने इसको अटैक करा क्योंकि ये ब्रिटिशर को तंग कर रहा था, और ब्रिटिशर को परेशानी हो गई, रिटेलिएट किया, कासिम पे वापस अटैक कर दिया। कासिम भाग के अवध भाग गया। अवध में रह रहा था उसका दोस्त शुजाउद्दौला, यार कंफ्यूज मत होना, वो सिराजुद्दौला था जो पहले से आया था, अभी शुजाउद्दौला, ये अवध का है, ये अवध का नवाब है। ये भाग गया अवध। कासिम बोला मैं बंगाल का नवाब हूं, तू अवध का नवाब है, दोनों मिल जाते। शुजाउद्दौला ने कहा ठीक है, मेरा एक और दोस्त है जो बहुत परेशान है। उसने बोला कौन है? उसने बोला यार वो अपने शाह आलम मुगल एम्परर है ना, शाह आलम 2, उनकी कोई सुनता नहीं आजकल, क्योंकि वो मुगल एम्परर बहुत लास्ट वाले हैं, कोई सुनता उनकी है नहीं, इज्जत है नहीं, तो ब्रिटिशर्स उनको धमकाते रहते हैं। ब्रिटिशर शाह आलम जो मुगल एम्परर शाह आलम 2 था उसको धमकाते रहते थे, छिड़ते रहते, बेटा आओ, ऐसे ऐसे करके छिड़ते रहते थे, परेशान करते रहते, ऐसे मान लो। तो शाह आलम चिड़ा बैठा था कि यार मेरा मजाक बना रहे हो, मैं मुगल एम्परर हूं पर मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। तो अब क्या हुआ, कासिम मिला जाके शुजाउद्दौला से, शुजाउद्दौला ने बुलाया शाह आलम 2 को, तीनों मिल गए अपने अपनी आर्मी लेके, और तीनों ने तैयार कर ली कंबाइंड आर्मी और बोले अब लड़ते हैं ब्रिटिश से। हेक्टर मुनरो अपनी आर्मी लेके पहले कासिम के पीछे दौड़ रहा था, तो ये दौड़ते दौड़ते इन तीनों के पीछे भी आ गया। अब ये लड़ बने,
बक्सर में लड़ाई हुई इनकी और ब्रिटिशर्स ने बहुत मारा तीनों को। कहा ऐसा है ज्यादा मत उछलो, तीनों ही छोटे हो, पिटो। तीनों को खूब मारा और जीत गया ब्रिटिशर। मतलब ब्रिटिशर बैटल ऑफ बक्सर में जीत गया। और अब ब्रिटिशर इतनी बार बार सेम चीज करके कि किसी को नवाब बनाते हो, हरकतें बचाता है, इन्होंने कहा ऐसा नवाब का सिस्टम ही खत्म करो, अब से गवर्नर ऑफ बंगाल होगा और वो होंगे हमारे अंकल क्लाइव, क्योंकि क्लाइव हमारे बहुत इज्जत वाले अंकल हैं और यही हमें हर बार जिताते हैं, यही है आज से गवर्नर, तुम सब नवाब वाला हटाओ, नवाबी नहीं होगी बंगाल में। मतलब जब ये बैटल ऑफ बक्सर खत्म हुआ, उसका अगर आप रिजल्ट देखते हो, जो झंडा लगा दिया ब्रिटिशर्स ने अपना, और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ ऐसे हैं अगर आप ध्यान से देखो। पहला रिजल्ट ये है कि नवाब वाला खेली ओवर कर दिया और क्लाइव को बना दिया गया गवर्नर ऑफ बंगाल। क्लाइव बन गया गवर्नर ऑफ बंगाल, इज्जत मिल गई उसे एक्स्ट्रा। शुजा-उद-दौला जो फालतू में पड़ रहा था पचड़े में, कासिम उसके पास पहुंच गया था, उस पर ब्रिटिशर्स ने लगाया 50 लाख रुपए का फाइन है, 50 लाख दो, तुमने ये डैमेज किया है ना हमारे यहाँ, फालतू मिलकर बैठे थे अपने उधर अवध में, है 50 लाख दो। और एक काम और करो, तुम्हारे पास अवध का कंट्रोल था ना, अवध में इलाहाबाद और कोरा रीजन भी आता है, तो अवध तो वापस ले जाओ, इलाहाबाद और कोरा दे जाओ, पैसे भी दे जाओ और 2 एरिया भी दे जाओ। मतलब अब ब्रिटिशर्स का कंट्रोल इलाहाबाद तक पहुंच गया, जो पहले बंगाल में था, फायदा ही हो गया। इसका मतलब अब शुजा-उद-दौला से 50 लाख रुपए फाइन लगा के अवध रिटर्न कर दिया कहने को, और इलाहाबाद और कोरा वाला रीजन ले लिया, फाइन और लगा दिया। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर ने ब्रिटिश अंपायर को एक्सपेंड किया, ऑब्वियसली बात है, इलाहाबाद तक पहुंचा दिया। उसके बाद शाह आलम II जो मुगल एम्परर बने घूम रहा था, ब्रिटिश ने कैसा है, इधर आओ, तुम्हें हम प्यार से बोल रहे थे पहले, मत करो हरकतें, चिढ़ा रहे थे, तुम चिढ़ते थे, लड़ क्यों लिया हमसे, पिटे ना तुम। अब तुम एक काम करो, तुम एम्परर हो ना, तुम्हें एम्परर की इज्जत देते हैं, एक काम करो, ये लो 26 लाख रुपए और ऐसा मुंह मत दिखाना अब, और जाओ जाके बैठ जाओ अपने महल में। इसका मतलब शाह आलम II को एक पेंशन दे दी गई 26 लाख रुपए, और उससे कह दिया जाके अपना कोर्ट इलाहाबाद का जो एरिया वहां जाके रहो और उस कोर्ट का मेंटेनेंस के 26 लाख रुपए मान के रखते रहो। और उसके साथ एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन कर लिया, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन कर लिया गया शाह आलम II के साथ। और इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में 26 लाख रुपए पेंशन देके उसको इलाहाबाद भगा दिया, उससे कहा संभालो वहां का जाके कोर्ट। और एक बहुत बड़ा यहां पे इलाहाबाद की ट्रीटी में डिसीजन ले लिया गया, वो ये ले लिया गया कि मुगल एम्परर, क्योंकि वो एम्परर था, वो कंट्री में अलग अलग जगह टैक्स वसूलता था, उसके नाम पे टैक्स लिया जाता था, गवर्नमेंट लेती ना टैक्स, वैसे उसकी गवर्नमेंट थी। ब्रिटिशर्स ने उससे दीवानी राइट्स ले लिए, भयंकर काम कर दिया, दीवानी राइट्स ले लिए। मतलब अब ब्रिटिशर्स मुगल एम्परर के नाम पे लोगों से टैक्स वसूलेंगे, लोगों से टैक्स वसूलेंगे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये पूरा एरिया उस समय बंगाल वाले पार्ट में आता था, इस पूरे एरिया के लोगों से अब मैं टैक्स वसूलूंगा। ब्रिटिशर्स बोलने लगे, किसका नाम लगा के, मुगल का नाम लगा के, पैसा हमारे पास होगा। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिशर्स की मोनोपोली हो गई पूरे बंगाल में, पूरा बंगाल कंट्रोल में आ गया, बहुत बड़ा रीजन उनके कंट्रोल में आ गया, और वो राजा बन गया वहां के। कौन? क्लाइव, क्योंकि क्लाइव तो ही जिता रहा था सारे काम, तो क्लाइव की दिमाग तो वही अंकल लगा रहा था मोटा वाला। जब भी ब्रिटिशर्स परेशान हुए, क्लाइव को बुलाया, चाहे वो फ्रेंच परेशान करके गए हो जो पिछली क्लास में बताया, चाहे जो इंडियन परेशान कर रहा हो अभी। उसके बाद यहां पे स्टार्ट हुआ ब्रिटिश का असली गेम, क्योंकि अब वो बहुत बड़ा रीजन कंट्रोल कर चुके थे। जो बीज 1757 में बैटल ऑफ प्लासी ने बोए थे, उस बीज में से पेड़ बैटल ऑफ बक्सर 1764 ने निकाल दिया। अब उस पेड़ में से जो फ्रूट निकलेंगे, वो फ्रूट अलग अलग तरीके से ब्रिटिशर्स खाएंगे, जो हम आगे वाली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया होगा? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है, सारा कॉन्सेप्ट समझते रहो, मजे करते रहो, ऐश करते रहो, और सपनों में इन क्लासेस